हेलो। सो येस्टरडे हमने पढ़ा कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे लूप डायरेटिक्स के बारे में। लूप डायरेटिक्स को हाई सीलिंग बोलते हैं। इट इज़ मोस्ट एफिकेशियस, इट इज़ प्रेफर्ड ओवर कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स। वाई? एक तो इसकी जो एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी है वो काफ़ी है, दैट इज़ 25%। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि 25% रीअब्जॉर्प्शन होती है सोडियम क्लोराइड की। और जैसे कि हमने कार्बोनिक एनहाइड्रेज में पढ़ा था कि उसमें एसिडोसिस डेवलप हो जाती है, तो इसमें एसिडोसिस तो नहीं होती डेवलप। सेकेंड चीज़ ये है कि इसमें जो थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनली है उसके बाद जो रीअब्जॉर्प्शंस होती हैं उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं होती कि वो इसका लॉस कंपेंसेट कर सके। ये मैंने क्यों लाइन बोली, क्योंकि जब हम लोग कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स यूज़ करते हैं तो नीचे लूप ऑफ हेनले, उसके बाद डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, ये सब काफ़ी सारा सोडियम रीअब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं और इतना एफिकेशियस नहीं होता। ऑलराइट, लूप डायरेटिक्स में सबसे पहले सल्फर डिराइव्ड, नॉन सल्फर डिराइव्ड। हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था कि जो सल्फर डिराइव्ड होते हैं उनको देखकर आपको एक चीज़ याद आनी चाहिए कि एलर्जी। सल्फर डिराइव्ड विल कॉज एलर्जी एंड नॉन सल्फर ऑब्वियसली नॉट। इनमें 3 आते हैं। फिरोसामाइड, सबसे ज़्यादा नाम आपको अगर कोई सुनने को मिलेगा इस लूप डायरेटिक्स में, दैट इज़ फिरोसामाइड। इट इज़ वेरी पॉपुलर। टॉर्सामाइड, ब्यूमेटानाइड एंड नॉन सल्फर में एथाक्रिनिक एसिड। मर्क्यूरियल डायूरेटिक्स वर ऑल्सो यूज, नाउ इट इज़ नॉट यूज बिकॉज इसकी टॉक्सिसिटी काफ़ी ज़्यादा है। फिरोसामाइड एंड टॉर्सामाइड। फिरोसामाइड इसका जो एब्जॉर्प्शन रेट है ये 2 to 3 आवर्स का है। टॉर्सामाइड इज़ मोर रैपिड, दैट इज़ 1 आवर। एंड टॉर्सामाइड को ओरल प्रिपरेशन से हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। ड्यूरेशन ऑफ इफेक्ट, टॉर्सामाइड काफ़ी ज़्यादा देर तक रहता है एज़ कम्पेयर टू फिरोसामाइड, दैट इज़ 4 to 6 आवर्स एंड फिरोसामाइड इज़ 2 to 3 आवर्स। बायो अवेलेबिलिटी टॉर्सामाइड की कितनी अच्छी है, 100%, 80 to 100%, एंड फिरोसामाइड इज़ 60%। देन एथाक्रिनिक एसिड। एथाक्रिनिक एसिड के बारे में इफ़ यू वांट टू लर्न वन थिंग, फर्स्ट इट इज़ नॉन सल्फर ड्रग एंड इट विल नॉट कॉज एलर्जी। सेकेंड थिंग कि ये मोस्ट ऑटोटॉक्सिक है। ऑटो का मतलब होता है ईयर, so what it will do is hearing impairment, it will cause hearing impairment. Then comes the bumetanide, it is the most potent out of all these 4, ये सबसे ज़्यादा potent means powerful है। तो ये जो लूप ऑफ हेनले है ये किस पे इफेक्ट करता है? ये अफेक्ट करता है हमारे सोडियम पोटेशियम क्लोराइड 2 क्लोराइड चैनल्स को, जो कि कहाँ पे हैं? थिक असेंडिंग लिम्ब पे। थिक असेंडिंग लिम्ब को हम लोग TAL एब्रीविएट करते हैं। तो थिक असेंडिंग लिम्ब पे सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड चैनल्स पे ये एक्ट करेंगे। कौन एक्ट करेंगे? हमारे लूप डायरेटिक्स विल एक्ट। ये वाली जो ल्यूमिनल साइड है एंड दिस इज द इंटरस्टिशियल साइड, यहाँ पे हमारा सोडियम पोटेशियम एटीपेज हर वक्त हर सेल में चलता ही रहता है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि नॉर्मली ट्रांसपोर्ट इसमें होता क्या था। सबसे पहले सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड अंदर आ जाएंगे। देन व्हाट विल हैपन, ये जो सोडियम पोटेशियम एटीपेज है यहाँ से भी ये वाला जो पोटेशियम है ये अंदर आएगा, ये वाला पोटेशियम भी अंदर आएगा। सो व्हाट विल हैपन कि सेल के अंदर पोटेशियम का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो अपने ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग पोटेशियम जो है वो बाहर जाना शुरू हो जाएगा। व्हेन इट विल गो आउटसाइड, तो आउटसाइड वो जाकर बाहर एक पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएट कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि ल्यूमन में जो मैग्नीशियम और कैल्शियम आ रहे थे साथ साथ, तो पॉजिटिव पोटेंशियल होने की वजह से ये रिपेल हो जाएंगे। अब रिपेल होंगे तो ये पैरासेलुलर रूट के थ्रू ये बाहर, मतलब ऑब्वियसली इंटरस्टिशियम में चले जाएंगे। सेल के थ्रू एंटर नहीं होंगे, सीधा इंटरस्टिशियम में चले जाएंगे। कौन? मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव पोटेंशियल क्रिएटेड बाय द पोटेशियम विच कम्स इनटू द ल्यूमेन। तो जब हम लोग लूप डायरेटिक्स यूज़ करेंगे, लूप डायरेटिक्स के केस में ये जो सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड हैं ये चैनल्स को हम इनहिबिट करेंगे। तो ये जो सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड चैनल्स हैं ये इनहिबिट हो जाएंगे और अंदर जो है सोडियम नहीं आएगा, पोटेशियम नहीं आएगा, क्लोराइड नहीं आएगा। तो सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड जो है ये ल्यूमेन में ही रह जाएंगे, ये लोग एंटर ही नहीं करेंगे। सो व्हेन इनका लेवल ल्यूमेन में ज़्यादा हो जाएगा, लूप ऑफ हेनले के बाद ये पहुंचेंगे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में। तो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में अब सोडियम का लेवल नॉर्मली जितना पहुंचता है उससे ज़्यादा पहुंचेगा। सो हेयर इज़ द पिक्चर ऑफ कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। जब यहाँ पे सोडियम जो है, सोडियम की अमाउंट नॉर्मल से ज़्यादा पहुँची, ये चैनल्स इनएक्ट के थ्रू ये सोडियम जो है वो अंदर चले जाएगा। लेकिन ये जो पोटेशियम है अब ये बाहर आने की कोशिश करेगा क्योंकि अंदर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। दिस इज़ व्हाट कि जब ज़्यादा सोडियम रीच करेगा कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में तो उसको कंपेंसेट करने के लिए पोटेशियम भी ज़्यादा बाहर आएगा, पोटेशियम मोर आउट।
इसके साथ साथ प्रोटॉन्स की भी सिक्रीशन होगी। तो पोटाशियम ज़्यादा बाहर निकला, ऊपर से भी पोटाशियम ज़्यादा आ रहा था क्योंकि हमने वो वाले चैनल को ब्लॉक किया था ना, सोडियम पोटाशियम 2 क्लोराइड, तो वहाँ से भी पोटाशियम ल्यूमेन में है और यहाँ पे भी पोटाशियम बाहर आ गया। तो अब क्या हो गया, बॉडी के अंदर क्या हो गया, हाइपोकेलीमिया। सो दिस इज़ वन ऑफ द एडवर्स ड्रग इफेक्ट, दैट इज़ हाइपोकेलीमिया। और प्रोटॉन जो है वो यहाँ पे एक्सक्रीट हो रहा है बाहर। अगर प्रोटॉन एक्सक्रीट हो रहा है और बाइकार्बोनेट बॉडी के अंदर जा रहा है तो बॉडी के अंदर क्या हो जाएगी, मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस, ऑल ड्यू टू द सोडियम विच इज कमिंग मोर इन द ल्यूमेन इन कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। Why? Because it was not reabsorbed in loop of Henle through sodium potassium 2 chloride channel. Now we'll talk about the ADR. ADR में सबसे पहला है हाइपो, सबसे पहले आता है सोडियम। सोडियम क्यों कम हुआ हमारी बॉडी के अंदर, क्योंकि सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाई लूप ऑफ हेनले के अंदर। सेकेंड थिंग इज क्लोराइड, क्लोराइड की भी रीअब्जॉर्प्शन नहीं हुई। कौन से चैनल से होती है, सोडियम पोटाशियम 2 क्लोराइड चैनल से, तो उसकी रीअब्जॉर्प्शन नहीं हुई। देन इज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम मैग्नीशियम हमने इकट्ठा पढ़ा था, कैसे पढ़ा था कि जो पोटाशियम यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा तो पोटाशियम बाहर जाएगा, उसके वजह से बाहर जो है पॉजिटिव पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा। पॉजिटिव पोटेंशियल जब ज़्यादा होगा तो मैग्नीशियम और कैल्शियम अंदर भागेंगे, लेकिन अब पोटाशियम बाहर नहीं आता और मैग्नीशियम कैल्शियम रिपल्सिव नहीं होते। ऑल्दो अभी भी सोडियम पोटाशियम जो है वो यहाँ पे अंदर हैं, लेकिन साथ में 2 क्लोराइड भी है, तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। ये पोटाशियम जो थे ये आते थे और उसको पोटेंशियल को इंक्रीज करते थे। ऑलराइट, नेक्स्ट जो ADR है दैट इज़ एलर्जी। एलर्जी हमने यहाँ पे बोला कि सल्फर डेराइड हैं तो वो एलर्जी कॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ऑटोटॉक्सिसिटी, दैट इज हियरिंग इम्पेयरमेंट। कौन कॉज करता है, एथाक्रिनिक एसिड जो कि नॉन सल्फर ड्रग है। ये एलर्जी नहीं कॉज करेगा तो उसने सोचा कि अब मैं कान खराब कर देता हूँ। जिनको थोड़ी सी भी हियरिंग इम्पेयरमेंट होती है उनको ये वाली ड्रग बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, या फिर ये वाली ड्रग देनी ही तब चाहिए जब बाकी ड्रग्स फेल हो जाएं। क्यों, क्योंकि इसकी एलर्जी ऑटोटॉक्सिसिटी काफ़ी है। देन इट कम्स हाइपर यूरिसीमिया और इफ़ मोर देन गाउट। ये जो लूप डायरेटिक्स है ना, ये प्लाज्मा प्रोटीन से बाउंडेड होते हैं। तो सपोज ये फिरोसामाइड प्लाज्मा प्रोटीन से बाउंड है। हमें पता है प्लाज्मा प्रोटीन जो होते हैं वो काफ़ी हैवी मॉलिक्यूलर वेट के होते हैं, वो फिल्टर नहीं हो सकते, इसीलिए ये जो फिरोसामाइड है बहुत ही कम फिल्टर आउट होगा। इनकी जो डिलीवरी होगी फिरोसामाइड की डिफिल्ट्रेशन से नहीं होती, तो कैसे ये ट्यूब्यूल के अंदर पहुंचेगा, तो ये क्या करेंगे, ये सिक्रीट होते हैं ऑर्गेनिक एसिड ट्रांसपोर्टर। और ये कहाँ है, ये PCT के अंदर है मेनली। PCT में ऑर्गेनिक एसिड ट्रांसपोर्टर्स हैं। यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, जब हमने ये ड्रग नहीं दी, अब ज़रूरी थोड़ी है कि हम ड्रग के लिए एक ट्रांसपोर्टर बनाएंगे, हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ तो जाता होगा यहाँ से। तो यहाँ से नॉर्मली क्या जाता था, यूरिक एसिड जाता था पहले। अब क्या हो गया कि फिरोसामाइड आ गया। अब जो फिरोसामाइड आया है उसने भी यहाँ से ही ट्रैवल करना है, फिरोसामाइड ने भी OAT से ही ट्रैवल करना है। तो जब फिरोसामाइड आएगा तो ये जो यूरिक एसिड है ये अंदर नहीं जा पाएगा, यूरिक एसिड जो है वो ब्लॉक हो जाएगा क्योंकि फिरोसामाइड को जाना है इस रास्ते से। तो फिर अब बॉडी के अंदर क्या हुआ, बॉडी के अंदर यूरिक एसिड की अमाउंट बढ़ गई, यूरिक एसिड बढ़ गया, तो दैट विल कॉज हाइपर यूरिसीमिया। एंड अगर ज़्यादा हो जाए तो गाउट, मतलब क्रिस्टल्स बन जाते हैं यूरिक एसिड के। दिस इज रिटन ओवर हियर हाइपर यूरिसीमिया। क्यों, क्योंकि यूरिक एसिड और फिरोसामाइड को एक ही ट्रांसपोर्टर से एंट्री लेनी होती है नेफ्रॉन के अंदर, दैट इज ऑर्गेनिक एसिड ट्रांसपोर्टर ऑफ PCT। सो लूप ऑफ हेनले का एक और फंक्शन है कि ये स्टिमुलेट करता है साइक्लोऑक्सीजिनेसिस को। एंड साइक्लोऑक्सीजिनेसिस हमें पता है ये प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस करवाता है। प्रोस्टाग्लैंडिन किससे बनते थे, अराकिडोनिक एसिड से। अराकिडोनिक एसिड से कौन बनता है, हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन। तो प्रोस्टाग्लैंडिन बन गए। अब इन्होंने एक तो क्या करवाना है, वेजोडाइलेशन करवानी है, ठीक है, वेजोडाइलेशन करवानी है और साथ में इनहिबिट करना है सॉल्ट के ट्रांसपोर्ट को इन TAL। वही हम जो चाहते हैं, लूप डायरेटिक्स यही चाहते हैं ना कि इनहिबिट करें सॉल्ट के ट्रांसपोर्ट को, मतलब सॉल्ट की रीअब्जॉर्प्शन को थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में। तो वही काम ये लोग भी करते हैं लूप ऑफ हेनले थ्रू प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस। पर दूसरा एक काम क्या करते हैं कि वेजोडाइलेशन भी ये साथ ही साथ कर देते हैं। और ADR इसका एक और है कि ये मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस कॉज करता है। कैसे करता है, हमने बोला था कि सोडियम जब ज़्यादा कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में चले जाता है तो फिर प्रोटॉन की सिक्रीशन ज़्यादा हो जाती है, साथ में पोटाशियम की भी सिक्रीशन ज़्यादा हो जाती है। तो पोटाशियम का तो हमने यहाँ पे पढ़ लिया हाइपो कर, लेकिन साथ में मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस भी ये कॉज करता है। हाइपर ग्लाइसीमिया भी कॉज करता है,
सेकेंड ये क्या करेगा, डिसलिपिडीमिया, लिपिड मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम लेके आएगा। HDL जो हमारा अच्छा वाला लिपिड है उसकी अमाउंट को कम करेगा, और LDL जो कि लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है उसकी अमाउंट को बढ़ाएगा, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा, तो दैट विल कॉज डिसलिपिडीमिया। देन हमारा आते हैं यूजेस ऑब्वियसली किसी ना किसी के ADR इतने पढ़ लिए, अब कुछ तो बेचारे को यूज़ देना चाहिए हमें। तो पहला यूज़ है दैट इज़ पल्मोनरी एडीमा। लूप डायरेटिक्स क्या करते हैं, ये वीनस कैपेसिटेंस बढ़ाते हैं। तो ये क्या करेंगे, सिस्टेमिक वीनस कैपेसिटेंस बढ़ा देंगे। तो ये क्या करेंगे कि पल्मोनरी से जो भी हमारा फ्लूइड है, एक्स्ट्रा अमाउंट जो भी इंटरस्टिशियम में है, वो क्या करेंगे, वो आ जाएगा हमारे सिस्टेमिक पोर्शन में। क्यों, क्योंकि सिस्टेमिक की वीनस कैपेसिटेंस जो है वो इंक्रीज हो चुकी है, पल्मोनरी एडिमा को ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ हाइपरकेलीमिया। जब इंसान को हाइपरकेलीमिया हुआ है, हमें पता है कि यहाँ पे सोडियम जब ज़्यादा कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में आता है तो पोटाशियम ज़्यादा सिक्रीट होता है, तो उससे क्या होता है कि पोटाशियम सिक्रीट होने से हमारी बॉडी में हाइपोकेलीमिया हो जाता है। तो हाइपरकेलीमिया का तोड़ क्या होगा, हाइपोकेलीमिया, जो कि ये कॉज करते हैं। नेक्स्ट इज़ अनायन ओवरडोज। अनायन ओवरडोज में हम मेनली 3 आयन्स की बात करते हैं, दैट इज़ क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। ये जो 3 आयन्स हैं, इनकी जो रीअब्सॉर्प्शन है ये होती है थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले से। थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले वही जो हम पढ़ रहे हैं, उससे इनकी रीअब्सॉर्प्शन होती है। तो अगर इनकी टॉक्सिसिटी हो, ये ज़्यादा हो, तो हम ये यूज़ कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो हमारा लूप ऑफ हेनले के लूप डायरेटिक्स हैं, ये क्या करेंगे, ये इसकी रीअब्सॉर्प्शन को इनहिबिट करेंगे, एंड व्हेन इट विल बी इनहिबिटेड ये सारे के सारे यूरिन में चले जाएंगे। सो लाइक दिस वी कैन ट्रीट अनायन ओवरडोज। नेक्स्ट इज़ एक्यूट हाइपरकैल्सीमिया। हाइपरकैल्सीमिया एक्यूटली जो हो रहा है उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। कैसे, हमें पता है मैग्नीशियम और कैल्शियम जो है वो यूरिन में रह जाएंगे। क्यों, क्योंकि वो उनकी रीअब्सॉर्प्शन नहीं होगी, क्योंकि पॉजिटिव पोटेंशियल नहीं बना था, राइट। तो इसीलिए हाइपरकैल्सीमिया को ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन ये जो है लूप डायरेटिक्स, ये हमें पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि उनके अंदर ऑलरेडी कैल्शियम डेफिशिएंसी है, तो हमें पोस्ट मेनोपॉजल में ये यूज़ नहीं करनी चाहिए, विल कॉज ऑस्टियोपोरोसिस। देन इट इज़ हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज, क्योंकि ये हमारा ब्लड वॉल्यूम को डिक्रीज़ करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली लूप डायरेटिक्स हैं तो ब्लड वॉल्यूम को कम करेंगे, उसकी वजह से क्या होगा, हाइपरटेंशन, BP कम हो जाएगा। सो दैट इज़ यूज्ड इन हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज। ऑलराइट, लास्ट है एक्यूट रीनल फेलियर। एक्यूट रीनल फेलियर में अगर किडनी फेल हो गई है तो वो क्या करती है, एक्यूमुलेट करने लग जाती है आयंस को, तो वो सिक्रीट अपना एक्सक्रीशन वाला काम नहीं कर रही अगर फेल हो गई है। लेकिन जब हम लूप डायरेटिक्स देते हैं तो एक तो ये रीनल का जो ब्लड फ्लो है, रीनल का फ्लो है, वो इंक्रीज़ करते हैं लूप डायरेटिक्स प्रोस्टाग्लैंडिन्स की सिंथेसिस करके लूप डायरेटिक्स की मदद से, पोटाशियम वगैरह। तो पोटाशियम का इतना सा भी ऊपर नीचे लेवल हो जाए तो काफ़ी लीदल हो सकता है। इसीलिए ये जो है एक्यूट रीनल फेलियर में पोटाशियम को कम करने में हेल्प करता है अगर इंक्रीज़ हो जाए, क्योंकि किडनी एक्सक्रीट नहीं कर पा रही है, फेल हो चुकी है, तो ये हेल्प करेगा उसमें। सो या दीज वर द यूजेस। ओके, एक लास्ट बात कि जो फिरोसामाइड है ये किडनी एक्सक्रीट करती है। ये जो ब्यूमेटानाइड और टॉर्सामाइड है, ये दोनों, इनकी एक्सक्रीशन होती है हिपैटिक एलिमिनेशन होती है। सो व्हाट आई वांट टू से फ्रॉम हियर इज़ कि अगर किडनी की कोई डिजीज़ हो जाए, फेलियर हो जाए, तो फिरोसामाइड का लेवल जो है बॉडी के अंदर, इसका जो T½ है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ज़्यादा देर तक बॉडी के अंदर स्टे करेगी, क्योंकि बाहर जाने का रास्ता है वो ख़राब है, तो ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम लगेगा उसे बाहर जाने में। इसीलिए फिरोसामाइड का अगर किडनी डिजीज़ है उसका जो T½ है वो इंक्रीज़ हो जाता है। लेकिन टॉर्सामाइड और ब्यूमेटानाइड में अगर हिपैटिक फेलियर है, सिरहोसिस है, कोई ऐसी डिजीज़ है लिवर के रिलेटेड, तो फिर इसकी एक्सक्रीशन, किसकी, टॉर्सामाइड और ब्यूमेटानाइड की एक्सक्रीशन जो है उस पर इफेक्ट पड़ता है, तो तब इसका लेवल बॉडी में इंक्रीज़ हो जाएगा। ऑलराइट, डिपेंडिंग अपॉन कि उनकी एलिमिनेशन कहाँ से हो रही है। So yeah, this was all about loop diuretics. If you have any doubt regarding this topic, feel free to ask. And if you like the video, please subscribe. Thank you.